नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के मैगजीन समरी एंड एनालिसिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में जो भी महत्वपूर्ण मैगजीन्स हैं उन पर हम चर्चा करते हैं और उनमें प्रकाशित जो आर्टिकल्स होते हैं उनका विश्लेषण करते हैं। तो आज हम जिस मैगजीन की चर्चा करने वाले हैं वो मैगजीन है योजना, और योजना में प्रकाशित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उन पर हम बात करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम देखने वाले हैं। उसमें पहला जो आर्टिकल्स है वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये है नवाचार की स्वतंत्रता। ये इनोवेशन की बात करता है आर्टिकल, जिसमें भारत के ऐतिहासिक, संवैधानिक और आधुनिक कंटेक्स्ट में ये पूरा आर्टिकल प्रकाशित किया गया है। जैसे अगर बात करें तो जो मानव का विकास है उसकी जो यात्रा है वो किससे स्टार्ट हुई है, तो वो इनोवेशन से ही स्टार्ट हुई है, उसी पर आधारित रही है। चाहे वो पत्थर से औजार बनाने की बात हो, या फिर पत्थर का उपयोग की बात हो, या फिर वर्तमान में एआई की बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, या अंतरिक्ष से जुड़े हुए जो भी अन्वेषण है उनकी बात करें, ये सभी क्या है, इनोवेशन पर ही आधारित है। और भारत की सभ्यगत जो धरोहर है वो भी इसी ज्ञान परंपरा को दर्शाती है। और भारत के जो भी महान विद्वान हैं, चाहे वो आर्यभट्ट हों, भास्कराचार्य हों, पिंगल हों, ऐसे बहुत सारे जो कह सकते हैं कि विद्वान हैं, उन्होंने अपने देश के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, चाहे वो खगोल शास्त्र हो, गणित हो, चिकित्सा हो, धातु विज्ञान हो, आयुर्वेद हो, भाषा विज्ञान हो, इन अलग अलग क्षेत्रों में अतुलनीय योगदान दिया है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे जो बड़े कह सकते हैं शिक्षण संस्थान थे वो तो पहले से ही एक तरह से चर्चा में रहते थे, और वहाँ पर एक तरह से वो प्राचीन शिक्षा के केंद्र के साथ ही भारत की ज्ञान परंपरा के समृद्ध स्रोत भी थे। अनेक जो विदेशी आक्रमण है, जो औपनिवेशिक शासन है, उसके बावजूद भी भारत की अपनी जो वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, जो नवाचार की परंपरा है वो पहले भी थी और आज भी है और बनी रहेगी। ये भारत के सामाजिक और बौद्धिक दृढ़ता का क्या है, प्रमाण है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमारे लिए कोई नया नहीं है, ये हमारे लिए एक पुराना, हमारे जो अनुभव है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा विरासत है, उसी का परिणाम है। और इसमें अगर देखेंगे संवैधानिक, अगर थोड़ा सा कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, नवाचार की स्वतंत्रता की बात करें, तो आधुनिक युग में जो भी स्वतंत्रता है, ये जो एक फ्रीडम है, इसकी जो परिभाषा है या मीनिंग है, वो केवल अर्थ राजनीतिक संप्रभुता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नवाचार, समस्या समाधान और सृजनशीलता की जो क्षमता है वो भी इसमें शामिल की गई है। और ये सारी बातें इस स्तर पे हैं कि स्वतंत्रता, या कह सकते हैं कि जो नवाचार है, नवाचार की जो स्वतंत्रता है, उसका मीनिंग अगर हम देखें कि जो नवाचार है और नवाचार की जो स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता को अगर हम देखना चाहें तो इसका जो मूल भावना है, मूल उद्देश्य वही है कि जो स्थानीय ज्ञान है, जो लोकल नॉलेज है, उसको वैश्विक प्रासंगिकता के तौर पर परिवर्तित करना, और यही कहलाता है कि नवाचार की स्वतंत्रता। और इसमें अगर देखेंगे तो स्वतंत्रता भारतीय संविधान में कुछ खास अनुच्छेदों के तहत दर्शाई भी गई है। जैसे अगर आप देखेंगे तो जो 14 है, ये कहता है आर्टिकल 14 की अवसर के स्तर पे सबको क्या मिलना चाहिए, समानता का जो अधिकार है वो प्राप्त होना चाहिए। तो ये जो अवसर की समानता है वो महत्वपूर्ण इसी से जुड़ता है। आर्टिकल अगर 21 की बात करें कि अनुच्छेद जो 21 है, ये क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए देखें तो उसका जो जीवन है, जो लाइफ है, उसकी जो गरिमा है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये दोनों जो राइट्स हैं वो इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, दोनों जो अधिकार हैं ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो आर्टिकल 20A है, ये भी क्या है कि राइट टू एजुकेशन की बात करता है। तो ये भी क्या है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है इनोवेशन के संदर्भ में। और 51 जो आर्टिकल है वो क्या कहता है, एक जो साइंटिफिक अप्रोच होता है, जो वैज्ञानिक सोच होता है, उसको क्या करता है, वो प्रस्तुत करता है। नवाचार को बढ़ाने की बात करता है, नागरिकों का जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको दर्शाता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। सरकारी स्तर पर देखेंगे तो नवाचार को बड़े स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि नीतिगत स्तर पर देखेंगे तो नवाचार के लिए जो बजट हमारा आता है उसमें विशेष तौर पे प्रावधान किया जा रहा है। जैसे केंद्रीय बजट 2025-26 का देखेंगे, यानी इस वर्ष वाला, तो इसमें 20,000 करोड़ अनुसंधान और विकास के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रखा गया, जिसमें खास तौर पे एआई, जो क्वांटम बायोटेक है,
क्लीन एनर्जी है, सेमीकंडक्टर्स है, इन क्षेत्रों पर बड़े स्तर पे ध्यान दिया जा रहा है। यही नहीं, डीप जो टेक फंड ऑफ जो फंड्स है उसके तहत 10,000 करोड़ अलॉट किया गया है, और प्रधानमंत्री जो शोध कह सकते हैं छात्रवृत्ति है, इसके तहत 10,000 छात्रों को 70 से 80,000 प्रति माह प्रदान किया जा रहा है। तो जो नवाचार है अब एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। केवल कुछ विशेष लोगों का विशेषाधिकार नहीं है कि वही इस पर हावी रहेंगे, वही विशेष तौर पे क्या होंगे कि एक नवाचार को आगे बढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये सबका एक अधिकार है, सबकी प्रायोरिटी इसमें दी गई है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो संस्थागत स्तर पे भी सुधार के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे अलग अलग स्तरों पे आप देख सकते हैं, या फिर नियामकीय जो सुधार है उस स्तर पे भी इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो कुछ और चीज़ें हैं, जैसे ज़मीनी स्तर पर इनोवेशन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें नेशनल इनोवेशन जो फाउंडेशन है, जो NIF है, ये खास महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसमें 1400 से अधिक जो पेटेंट हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। 120 से अधिक जो अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है उनको क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया। तकनीकी जो हस्तांतरण है और कुछ जो नवाचार हैं उनको तो अवार्ड भी दिया गया है, चाहे वो पद्मश्री जैसे जो अवार्ड्स हैं उनसे क्या किया गया है, उन्हें सम्मानित किया गया। ऐसे ही नहीं, उन्नत भारत जो अभियान है ये भी इसके रूप में देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जो विश्वविद्यालयों को गांवों से जोड़कर उसकी स्थानीय जो जरूरतें हैं उसके अनुसार जो तकनीकी समाधान है वो प्रदान करता है, वो तैयार करता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो डिजिटल जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके आधार पर देखेंगे तो जो भी UPI या डिजी जो लाकर है, ONDC जैसे जो प्लेटफॉर्म है, ये समावेशी नवाचार के क्या बन चुके हैं, एक वाहक बन चुके हैं। तो इस तरह के जो प्रयास हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और विभागीय जो नवाचार है वो भी महत्वपूर्ण है, जैसे अलग अलग स्तर पे देखें, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र पे देखेंगे तो आयुष्मान जो भारत डिजिटल मिशन है वो महत्वपूर्ण है, जो PRFI जो योजना है वो महत्वपूर्ण है, या फिर अगर देखेंगे ICMR जो एक्शन प्लान है 2024 से 29 के लिए कि स्वदेशी और किफ़ायती स्वास्थ्य तकनीकों को क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। तो इस तरह के अलग अलग स्तर पे बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे ही कृषि स्तर पे देखें, ड्रोन दीदी है, आकाश दूत है, एग्री स्टार्टअप्स है, हैकथॉन है, आर्या है। तो इस तरह के जो अलग अलग कार्यक्रम है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं नवाचार के संदर्भ में। डीप टेक क्षेत्र चूंकि नया है और बड़ा ही एक तरह से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसके तहत अटल इनोवेशन जो लैब्स हैं विशेष रूप से टियर 2nd और 3rd शहरों में इन्हें संचालित किया जा रहा है। AI, क्वांटम, साइबर जो फिजिकल सिस्टम है उस पर कई सारे जो कार्यक्रम हैं, कई सारे इनोवेशन से जुड़े हुए जो पहल हैं उनको संचालित किया जा रहा है। तो वैश्विक स्तर पर तो प्रभाव इसका पड़ना ही है, और इसके संदर्भ में भारत की जो उपलब्धियाँ हैं वो नित्य नए जो कह सकते हैं कीर्तिमान है वो भी स्थापित करें। चाहे वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो 2024 में भारत की जो रैंकिंग है वो 39 है। WIPO की बात करें तो वहाँ भी जो बहुत सारे पेटेंट है वो भारत के स्तर पे फाइल किए जा रहे हैं, और उसमें जो नंबर है भारत का वो 6th पोजीशन है। ऐसी नेटवर्क रेडीनेस जो इंडेक्स है उसमें भारत की जो पोजीशन है वो 49वीं है। या स्टार्टअप जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें भी भारत महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभा रहा है। तो इस तरह की बातें देखने को मिल रही हैं। जो सभ्यतागत परिवर्तन की बात कही जा रही है, जो पहले ही हमने बताया कि भारत में जो भी नवाचार हैं या इस तरह के जो इनोवेशन हो रहे हैं वो अब केवल बड़े संस्थानों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर देखेंगे तो ये इसरो की प्रयोगशाला से लेकर और बड़े बड़े संस्थानों तक या फिर स्थानीय स्तर पर भी ये पहुंच चुके हैं। अब क्या है कि ये अलग अलग क्षेत्रों तक भी एक तरह से इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो लोगों की भागीदारी है, जो सृजनात्मकता है, उसकी अभिव्यक्ति के तहत इसे और बेहतर तरीके से इसका प्रचार किया जा रहा है, और विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो भारत में नवाचार की जो सुंदरता है वो सिर्फ एक पॉलिसी तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मूवमेंट के तौर पे काम कर रही है। और ये न केवल हमारे अतीत की गौरवशाली जो एक इतिहास रहा है उसकी व्याख्या करता है, बल्कि ज्ञान परंपरा का एक जीवंत उदाहरण भी बना हुआ है जो भविष्य की दिशा को निर्धारित करता है। और आज भारत चूंकि नवाचार की वैश्विक जो एक मानचित्र है उस पर अग्रणी शक्ति के रूप में उभरा हुआ है, और ये जो यात्रा है ये विकसित भारत @ 247 की नींव भी मानी जा रही है। तो इस तरह से देखेंगे तो ये आर्टिकल इनोवेशन को समर्पित है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है आपके इस राइटिंग के दृष्टिकोण से, या साइंस टेक में कोई अगर टॉपिक मेंस का आता है उसके संदर्भ में ये महत्वपूर्ण हो सकता है। एक और आर्टिकल है भारत का आतंकवाद के विरुद्ध जो युद्ध है, इसमें जो स्ट्रेटजी है उसमें जो रिफॉर्म्स है
और जो फ्यूचर है उसके संदर्भ में क्या दशा दिशा हो सकती है, उसके संदर्भ में ये प्रकाशित आर्टिकल है योजना में, जिसमें ये कहा गया कि आतंकवाद जो है, जो टेररिज्म है, आज भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके सामने एक बड़ा चुनौती बना हुआ है और गंभीर चुनौती बना हुआ है, विशेष रूप से पाकिस्तान प्रायोजित जो सीमा पार आतंकवाद है। अप्रैल 2025 में बैसरन जो घाटी है, पहलगाम जम्मू और कश्मीर वाला, यहाँ पर जो आतंकी हमला हुआ, उस हमला के संदर्भ में देखें तो इस खतरे की जो निरंतरता है वो और उजागर हुई। यानी अब भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा उसके सामने बहुत सारी जो चुनौतियां वो उठ खड़ी हुई हैं और समय के साथ भारत जो है वो आतंकवाद रोधी जो भी नीतियां हैं और जो एक संयमित और संवादात्मक जो दृष्टिकोण है उसे विकसित कर एकाग्र और समग्र जो बहुआयामी जो रणनीति है वो अब लागू कर चुका है। तो इस तरह से देखेंगे तो भारत की जो अब एक तरह से स्थिति है वो दुनिया के सामने उसकी जो रणनीति है उसकी प्रशंसा हो रही है और आतंकवाद रोधी जो नीति है उसमें अब एक तरह से चेंज देखने को मिल रहा है। चाहे वो पूर्व की नीति की बात करें जहां पर संयम और जो बायलैटरल जो डायलॉग्स हैं उसको प्राथमिकता दिया जा रहा है या अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उस पर एक प्रेशर को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी निर्धारित की जा रही है। वर्तमान जो सिद्धांत है उनकी अगर बात करें तो पूर्व जो सक्रियता है और जो प्रतिरोधात्मक जो कार्रवाई है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। जो भी नीतियां हैं उनमें क्लियरिटी लाई जा रही है। आतंकवादी जो हमले हैं, युद्ध की जो कार्रवाई है वो दोनों पैरेलल करते हुए उन पर समाधान खोजा जा रहा है। यानी आतंकवादी और उनके जो भी समर्थन तंत्र हैं उनमें कोई भेद नहीं है और पाकिस्तान की जो एक तरह से कहा जाता है कि प्लाजिबल जो डायनाबिलिटी है, इनकार की जो रणनीति है उसे अब अस्वीकार कर दिया गया कि नहीं, तुम बोलोगे कि ठीक है हमने ये नहीं किया है तो हम नहीं मान सकते कि तुमने ये काम नहीं किया। अगर हमें लगता है कि उसमें तुम्हारा हाथ है, जैसे कि जो बैसरन घाटी है, पहलगाम घाटी का जो अटैक हुआ, सीधे पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये सारी जो कार्रवाई है ये तुम्हारे द्वारा की गई है, चाहे वो एक तरह से प्रायोजित स्तर पर ही क्यों न की गई हो। तो इस तरह की बातें देखने को मिली है। इसके संदर्भ में देखेंगे थोड़ा सा जो भी सैन्य प्रतिक्रिया है और जो कार्रवाई के नियम है उसकी अगर बात करेंगे तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार के द्वारा संचालित किया गया, पाकिस्तान और पीओजेके के जो पूरा आतंकवादी शिविर हैं उन पर बड़े स्तर का स्ट्राइक किया गया भारतीय कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा। और ये जो उदाहरण है, ये सर्जिकल जो स्ट्राइक 2016 है वो इस एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है। उरी में जो अटैक किया हुआ था, बालाकोट एयर स्ट्राइक है, जो हार्ट परसूट है म्यांमार के आतंकी ठिकाने पर जो हमला है। तो अब ये भारत के नए जो रणनीति है उनको दिखाता है। मुख्य विशेषताएं क्या है? सटीक लक्ष्य के साथ उसे टारगेट को हिट करना, न्यूनतम जो नागरिक हैं उनकी हानि होना, पाकिस्तान के जो परमाणु ब्लैकमेल है उसको बेअसर करना और जो भी दबाव की रणनीति है उसे एक तरह से डिनाई करना, क्योंकि सिंधु जो जल संधि निलंबन है उसकी जो चेतावनी है सीधे भारत की तरफ से कहा गया कि ब्लड और वाटर एक साथ नहीं बह सकता, कि ठीक है हम आपको पानी दे रहे हैं और आप हमारे ब्लड निकाल रहे हैं। तो इस तरह की बात की गई और इसके स्तर पर देखेंगे तो जो भी इंस्टीट्यूशनल जो रिफॉर्म्स है वो देखने को मिल रहा है, चाहे वो मुंबई हमले के बाद हुआ हो। तो ये सारी बातें अब देखने को मिल रही हैं, चाहे वो मल्टी एजेंसी सेंटर की बात हो या फिर आतंकवाद रोधी जो शीर्ष एजेंसियां हैं वो अब खास तौर पे काम कर रही हैं, या फिर रियल टाइम डेटा का जो इंटीग्रेशन सिस्टम है वो अब डेवलप किया गया। और यही नहीं, फिनेंशियल जो भी खुफिया है या फिर निगरानी है उस पर भी खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वो आतंकी वित्त पर नज़र की बात हो, क्रिप्टो करेंसी के नियंत्रण की बात हो, एनजीओज की निगरानी की बात हो, एनआईए या टीएफसी सेल की बात की जाए, तो ऐसे बहुत सारे जो मसले हैं उन पर भी काम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है, जो घुसपैठ है, उसके विरुद्ध जो कार्रवाई है वो खास तौर पे इसमें दर्शाया गया, उसके बारे में दिया गया कि आखिर घुसपैठ पे रोक करने के लिए क्या किए जा सकते हैं। 3 स्तरीय जो ग्रिड बनाने की बात कही गई है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर बाड़बंदी की बात की गई है, ड्रोन, नाइट विजन जो डिवाइस है, थर्मल जो इमेजर हैं, इनके उपयोग को खास तौर पे यहाँ पर एक सलूशन के स्तर पे प्राथमिकता दी जा रही है। स्थानीय अगर भर्तियों की बात करें तो जो भी आतंकवादी संगठन है उसमें स्थानीय जो भर्ती है उसमें अब गिरावट की बात की जा रही है। हाइब्रिड जो आतंकवादी हैं या फिर प्रॉक्सी जो ग्रुप्स है उनका जो उदय हो रहा है वो अब चिंता का सबब बने हुए। यही नहीं, यहाँ पर अगर देखेंगे नार्को जो टेररिज्म है, यानी नशीले जो मादक पदार्थ हैं उनकी जो तस्करी है, ये खास तौर पे इसके कई सारे जो मामले हैं वो प्राप्त हो रहे हैं और एक तरह से देखेंगे तो इन पर भी कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है और भारत सरकार इसके लिए अलग अलग जो तरीके हैं वो भी अपना रही है।
कट्टरता की बात करें तो एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है, क्योंकि पीड़ित होने की जो संभावना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, उस कारण से प्रचार हो रहा है, साथियों के ऊपर प्रभाव देखने को मिल रहा है। प्रवृत्ति के स्तर पर देखेंगे तो लोन वुल्फ, स्वप्रेरित हमले जैसे उदयपुर, अमरावती जैसे जो उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। और इसके संदर्भ में जो रिएक्शन आ रहा है, एनआईए के द्वारा जो गिरफ्तारियां हैं वो अब बढ़ गई हैं। ऑनलाइन निगरानी, जो डी रेडिकलाइजेशन है, वो प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है, और समुदाय आधारित जो भी संवाद है उसकी नीड महसूस की जा रही है। एजुकेशन और अवेयरनेस की नीड महसूस की जा रही है। डिजिटल जो एजुकेशन है उसकी अब ज़रूरत महसूस की जा रही है, ताकि जो फ्रॉड हो रहे हैं या इस तरह के जो भी अब नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं उन पर कंट्रोल किया जाए। राजनयिक और वैश्विक साझेदारी की बात करें तो जो बहुपक्षीय जो सहभागिता है, चाहे वो FATF की बात करें, G20 की बात करें, या इस तरह के अलग अलग जो भी समूह है, जो संगठन है, उनके स्तर पे सहयोग को एक तरह से प्राप्त किया जा रहा है। और प्रमुख जो विषय है उसमें क्रिप्टो फाइनेंसिंग है, ड्रोन का उपयोग है, साइबर आतंकवाद है, और इसके लिए जो भी बायलैटरल लेवल पे सपोर्ट है वो भी प्राप्त किया जा रहा है, चाहे वो पड़ोसी देशों के साथ हो या किसी अन्य के साथ हो। दूसरी बात की जो भी बॉर्डर्स वाले क्षेत्र है, वहाँ पर आतंकवाद की जो भी वैश्विक परिभाषा है उस पर सहमति का जो अभाव है वो एक बड़ा मुद्दा है, और भारत के द्वारा प्रस्तावित जो भी लंबित मुद्दे हैं उन्हें हल करने का प्रयास जल्दी से जल्दी किया जा रहा है। पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उसकी जो प्रवृत्तियां हैं वो कहीं ना कहीं देखें तो बदलती रहती हैं। 2008 के पहले अगर आप देखेंगे तो बड़े स्तर पे जैसे नरसंहार जैसी प्रवृत्ति देखने को मिलती थी। 2010 से 19 के बीच में सुरक्षा बलों पर अटैक किए गए, और 2019 के बाद देखें, यानी कि 370 के हटने के बाद खास तौर पे जो अल्पसंख्यक या नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, और पाकिस्तान की जो फॉल्स फ्लैग बयानबाजी है अब वो कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है। तो इस तरह की बातें देखने को मिली है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं और आने वाले समय के लिए वो एक दिशा भी प्रदान कर सकते हैं। जैसे मौजूदा जो खतरे हैं वो पाकिस्तान की हज़ारों जो जख्मों की रणनीति है, 1000 कट्स जो स्ट्रेटजी है, वो अब एक भारत के लिए चुनौती बनी हुई है। शहरी हमले हो रहे हैं, जो बेगुनाह है उनको टारगेट किया जा रहा है, प्रॉक्सी ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, नार्को टेरर को प्रयोजित किया जा रहा है, साइबर आतंकवाद को खास तौर पे प्रायोजित किया जा रहा है। तो ग्लोबल स्तर पे तो चुनौती है ही, भारत के स्तर पे भी इस तरह की बहुत सारी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इसके लिए बहुस्तरीय मल्टी लेवल की जो रणनीति है वो यहाँ पर लागू करना होगा। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो डिफेंस है, जो सैन्य मजबूती है, उस पर खास तौर पे ध्यान देना होगा। उसके अलावा पुलिसिंग जो सुधार है, पुलिस के स्तर पे देखें तो सुधार पर ध्यान देना होगा, और साथ ही क्या करना होगा कि जो वित्तीय खुफिया एजेंसी है, जो IB जैसे या जो कह सकते हैं इस तरह की जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको खास तौर पे क्या करना होगा, काम करना होगा। इन सबका एक समन्वित जो कह सकते हैं लेवल होगा, एक रणनीति होगा, उसका उपयोग करना होगा। डी रेडिकलाइजेशन की बात की जा रही है कि सबसे खास बात है कि सामुदायिक स्तर पे जो भागीदारी है वो महत्वपूर्ण है, उसे अब कहीं ना कहीं शामिल किया जाएगा, सामुदायिक भागीदारी की। इसके अलावा जो भी प्रचार के स्तर पे प्रति प्रचार या युवाओं की जो भागीदारी है, इसमें यूथ जो सपोर्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और तकनीक का तो इस्तेमाल होना चाहिए, चाहे वो ड्रोन की बात करें, चाहे AI की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, साइबर जो फॉरेंसिक है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल स्तर पे भी कहीं से भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए, दबाव बना रहना चाहिए, और पाकिस्तान पर FATF की जो निगरानी है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। और सोशल जो एक स्ट्रांगनेस है वो तो महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आतंकवाद को मानसिक जीत के तौर पे आप ले सकते हैं कि डर जो है वो खत्म होना चाहिए। इससे क्या हो सकता है कि इस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बहरहाल आप कह सकते हैं कि भारत में जो आतंकवाद विरोधी जो स्थिति देखने को मिल रही है वो अब रणनीति क्या है कि अब संयम और प्रभावशाली जो प्रतिरोध है उसकी ओर कहीं ना कहीं शिफ्ट हो चुकी है। और जो भी सेना है, सेना का जो प्रहार है, संस्थागत जो सुधार भारत के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों पे किया जा रहा है, निगरानी को और बेहतर किया जा रहा है, जो भी सक्रिय डिप्लोमेसी है जमीनी स्तर पे उसे लागू किया जा रहा है। तो इन सभी एकीकृत करते हुए अलग अलग स्तरों पे भारत ने एक ऐसा जनरलाइज्ड कह सकते हैं कि सुरक्षा ढांचा तैयार कर लिया है, जो न केवल आतंकियों को बल्कि उनके जो भी प्रायोजक हैं उनको भी प्रभावी रूप से एक तरह से निरुत्साहित करता है, उन्हें पूरी तरह से होपलेस करता है। तो इस तरह की जो बात है वो अब भारत के संदर्भ में देखने को मिल रही है। तो ये 2 आर्टिकल इस बार महत्वपूर्ण रूप से योजना में प्रकाशित हुए थे, तो इन पर हमने बात की, इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका हमने खुलासा किया। तो आज के एपिसोड में इतना ही, आप सभी बने रहें
इसके लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक और मैगजीन में प्रकाशित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उन पर हम चर्चा करने के लिए आपसे रूबरू होंगे। तो इजाज़त दीजिए। थैंक यू।